आज के इस वीडियो में बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है और प्रोटॉनिक एसिड है क्योंकि ये प्रोटॉन देता है, यानी HNO3 इज स्ट्रॉन्ग प्रोटॉनिक एसिड ना गिव्स H पॉजिटिव ना, हाइड्रोनियम आयन इसको बोलते हैं। तो हाइड्रोनियम आयन देता है। कैसे देखें, यहाँ पे HNO3 ए है, H2O डिसोसिएट होके क्या बनाएगा, NO3 निगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव। यानी इसने क्या किया, एक्सेप्ट किया क्या, प्रोटॉन। अगर प्रोटॉन एक्सेप्ट किया तो कैसा काम करेगा, बेस जैसा काम करेगा। यानी HNO3 ने प्रोटॉन दिया, H पॉजिटिव गिव्स H पॉजिटिव, कैसा काम किया, एसिड जैसा। यानी HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है, प्रोटॉन देता है। और HNO3 जितने भी मेटल हैं सबको अटैक करता है। HNO3 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। HNO3 इज strong oxidizing agent. Strong oxidizing agent attack nearly all metal. सभी मेटल को अटैक करता है एक्सेप्ट एक दो को छोड़ करके, और वो गोल्ड एंड पीटी। जितने भी मेटल हैं सबको अटैक करता है, गोल्ड और प्लेटिनम को छोड़ करके। यानी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की यही परिभाषा है, डिफिनीसन है कि जिसके पास ढेर सारा ऑक्सीजन हो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसके पास ढेर सारा हाइड्रोजन हो रिड्यूसिंग एजेंट। तो सभी मेटल को ऑक्सीडाइज कर देता है, नियरली ऑल मेटल एक्सेप्ट AU और PT को छोड़ करके। और चूँकि HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑक्सीडाइज करेगा मेटल को, और मेटल को ऑक्सीडाइज करके नाइट्रेट बनाता है, और नॉन मेटल को ऑक्सीडाइज करके करिस्पॉन्डिंग एसिड बना देता है। तो अगर हम लोग बात करें कि ऑक्सीडाइजिंग एक्शन की, तो ऑक्सीडाइजिंग एक्शन जो डिपेंड करेगा इस बात पे कि कंसंट्रेशन कितना है, टेम्परेचर कितना है, और नेचर ऑफ मटेरियल और सबस्ट्रेट। यानी ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ HNO3 डिपेंड ऑन किन तीन चीज़ों पर डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ऑफ HNO3, यानी HNO3 का कंसंट्रेशन कितना है, और उस समय टेम्परेचर कितना है, और नेचर ऑफ सबस्ट्रेट, यानी जो मटेरियल ऑक्सीडाइज किया जा रहा है उसका नेचर क्या है। तीन चीज़ों पर डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ HNO3, टेम्परेचर और नेचर ऑफ सबस्ट्रेट। नेचर ऑफ सबस्ट्रेट में मोटी तरीके से इस तरह समझ लीजिए कि जो मेटल है उनको नाइट्रेट बनाता है और नॉन मेटल को करिस्पॉन्डिंग एसिड बना देता है। एक छोटी सी ट्रिक है, इसको याद कर लीजिए, बहुत फ़ायदा होगा। और ट्रिक किस तरह से है कि ड्यूरिंग ऑक्सीडाइजिंग एक्शन, ठीक है, अगर वेरी डाइल्यूट है तो N2O देगा, ठीक है, और डाइल्यूट है तो क्या देगा, NO, ठीक है, और कंसंट्रेट है तो क्या देगा, NO2। इस तरह से इसको याद करने के लिए इस तरह समझ सकते हैं कि जब बहुत डाइल्यूट है, वेरी डाइल्यूट है ना, तो इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रहेगी, +1। भाई कमज़ोर है, डाइल्यूट है, वेरी डाइल्यूट। अब अगर डाइल्यूट है तो कितना रहेगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, और कंसंट्रेट है तो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट। यानी इसका जो ऑक्सीडाइजिंग एक्शन है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा, लिखा ना। तो अगर वेरी डाइल्यूट है तो N2O बनाएगा, डाइल्यूट है तो NO बनाएगा, कंसंट्रेट है तो NO2 बनाएगा, यानी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। इसी को आप समझते हैं कि इसका मतलब क्या है और किस तरह से
इसका ऑक्सीडाइजिंग एक्शन है। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं मेटल के ऑक्सीडेशन की। मेटल को ऑक्सीडेशन को करके नाइट्रेट बनाता है, मेटल नाइट्रेट, और नॉन मेटल के ऑक्सीडेशन करके इसको क्या बनाता है, ऑक्सीडाइज बनाता है। तो इन सभी रिएक्शन के लिए यही ट्रिक है, वेरी डाइल्यूट N2O, डाइल्यूट NO, कंसनट्रेट NO2। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं रिएक्शन को। यानी HNO3 ऑक्सीडाइज मेटल इनटू मेटल नाइट्रेट। ठीक है, मेटल को किस में कर देगा, मेटल के नाइट्रेट में कर देगा। तो देखिए यहाँ पे इस तरह से है, पहले ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक की अगर बात करें, ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक ना, तो जिंक देखिए 4 जिंक है प्लस 10 HNO3 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनेगा 4 ZnNO3 का ट्वाइस, जिंक नाइट्रेट बना दिया। ठीक, तो देखिए यहाँ पे 10 यूज़ किए गए हैं, तो अगर ये 4 है तो 10 है, तो ये वेरी डाइल्यूट है, वेरी डाइल्यूट है, वेरी डाइल्यूट है। तो देखिए 10 नाइट्रोजन है ना, 10 नाइट्रोजन में से 8 यहाँ पे यूज हो गया, तो कितना बचा, 2 बचा। तो 2 बचा तो एक N2O बन जाएगा, एक N2O, और जितना इधर हाइड्रोजन रहता है ना सब वाटर बना लेता है, प्लस क्या बना लेगा, 10 हाइड्रोजन है तो क्या बना लेगा 5H2O। ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। ठीक, और ये पहली रिएक्शन है जब ये वेरी डाइल्यूट है। अगर ये डाइल्यूट होगा, डाइल्यूट होगा तो देखिए 3Zn प्लस 8 HNO3, फिर ये क्या है, अब डाइल्यूट है ना, तो यहाँ पे क्या बना लेगा 3ZnNO3 का ट्वाइस। देखिए जिंक नाइट्रेट बनेगा, इसमें कोई खास बात नहीं, जो डिफरेंट बन रहा है उसको याद करना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 यूज हो गया, 6 यूज हो गया ना, देखिए 8 नाइट्रोजन है, यहाँ पे 8 नाइट्रोजन है, 6 यूज हो गया, तो अब क्या बनेगा 3ZnNO3 बन गया इस तरह से, और 6 यूज हो गया है, 8 यहाँ पे नाइट्रोजन है, तो अभी 2 बचा ना, तो प्लस क्या बन जाएगा, वेरी डाइल्यूट है, डाइल्यूट है तो क्या बनेगा NO, कितने 2NO। ठीक, और इधर हाइड्रोजन कितने हैं 8 हैं, तो कितना वाटर बनेगा 4H2O, इस तरह से। तो ये डाइल्यूट का है। अगर कंसनट्रेट की बात करें तो देखिए Zn प्लस 4HNO3 ऐसे, तो यहाँ पे क्या बनेगा ZnNO3 का ट्वाइस ना, तो ये क्या है, कंसनट्रेट है। ना, ये क्या है, कंसनट्रेट है, तो कंसनट्रेट में क्या बनता है NO2, तो यहाँ पे क्या बना दीजिए, देखिए 4 नाइट्रोजन है, 2 यूज हो गया, तो 2N2O बना दिया, सॉरी 2NO2 बना दिया। ठीक है, तो देखिए 4 नाइट्रोजन है, तो 4 के चारों नाइट्रोजन यूज हो गया, 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे, 4 नाइट्रोजन यूज हो गया। ऑक्सीजन कितने हैं 6 हैं, नहीं 12 हैं, तो 12 हैं, तो यहाँ पे 6 यूज हुआ, यहाँ पे कितना यूज हो गया 4 10, और 4 हाइड्रोजन है तो क्या बना लेंगे 2H2O बना देंगे इस तरह से। तो इस तरह से जो ऑक्सीडाइजिंग एक्शन है मेटल का, उसमें तो नाइट्रेट बनेगा ही बनेगा, उसके साथ साथ जो बाई प्रोडक्ट बनेगा वही सबसे इम्पोर्टेंट है। तो बाई प्रोडक्ट में याद रखना है कि अगर वेरी डाइल्यूट है तो N2O बनेगा, डाइल्यूट है तो NO बनेगा, कंसनट्रेट है तो NO2 बनेगा। कैसे पता चलेगा कि डाइल्यूट का केस है कंसनट्रेट का केस है, तो देखिए एक जिंक पर कितना है 2.5 HNO3 है ना, और यहाँ पे एक जिंक पर कितना है 2.5 से कम ही है इसमें ना,
और इसमें क्या है, एक जिंक पर 4 है। तो इस तरह से करिस्पॉन्डली ये वेरी डाइल्यूट है, कंसेंट्रेट है ना। अब उसी तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ कापर का जब ऑक्सीडेशन करेंगे तो सब कुछ उसी तरीके से, बस जहाँ पे जिंक है वहाँ पे कापर लिख दीजिए, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, 4Cu प्लस 10HNO3 ना, 4HNO3, तो यहाँ पे क्या बनेगा 4CuNO3 ट्वाइस, सब कुछ उसी तरीके से, प्लस N2O और प्लस 5H2O, इस तरह से। ना, तो इस तरह से ये हो गया। एक किसका है, वेरी डाइल्यूट का है। जब वेरी डाइल्यूट का है तो क्या बनेगा, N2O, ठीक है। वेरी डाइल्यूट है तो क्या बनाएगा, N2O। अब देखिए यहाँ पे डाइल्यूट का केस लिख दीजिए, तो क्या लिखेंगे 3Cu प्लस 8HNO3, उसमें लिखा रहेगा कि डाइल्यूट है कि वेरी डाइल्यूट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बना लेगा 3ZnNO3 का ट्वाइस प्लस 2NO प्लस 4H2O, ऐसे। ये डाइल्यूट का है, ये वेरी डाइल्यूट का हो गया डाइल्यूट का। अब कंसनट्रेट की बात करें, कंसनट्रेट उसी तरीके से Zn प्लस 4HNO3, ठीक। तो यहाँ पे क्या बनाएगा ZnNO3 का ट्वाइस ना, प्लस, चूँकि एक कंसनट्रेट है ना तो क्या बनाएगा NO2 बनाएगा, ठीक है। दो ठो यहाँ पे होगा 2NO2 प्लस हाइड्रोजन कितना है 4 है, तो क्या बनाएगा 2H2O, इस तरह से ना। और नॉन मेटल की अगर बात करें तो नॉन मेटल को ऑक्सीडाइज करके क्या बना देता है, एसिड बना देगा। नॉन मेटल को ऑक्सीडाइज करके क्या बना देगा, एसिड बना देगा, ठीक है। यानी HNO3 ऑक्सीडाइज नॉन मेटल्स इनटू एसिड। जो मेटल को है नाइट्रेट में, नॉन मेटल को किस में, एसिड में कर देगा, ठीक है। अब इसमें एक छोटी सी ट्रिक है कि जितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन है उतना ही यूज़ करना है HNO3 ना। तो जैसे कार्बन है ना, 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो क्या यूज़ करेंगे 4HNO3 यूज़ करेंगे। और कार्बन का जो एसिड है वो क्या है, CO2 है, CO2 बना दिया, यानी कार्बन को ऑक्सीडाइज करके CO2 बना दिया। और जितने HNO3 है ना उतने NO2 बना लेगा, ठीक है। जितने ये यूज़ करेंगे HNO3 उतने NO2 बना दिया, तो यहाँ पे NO2 बना दिया इस तरह से। 4 हैं तो 4 लिख दीजिए, ठीक। उसके बाद जितने हाइड्रोजन है ना सब वाटर बना देंगे। 4 हाइड्रोजन है तो क्या बना लेगा 2H2 बना देगा, हो गया रिएक्शन बैलेंस, ठीक। उसी तरीके से जैसे मान लीजिए फास्फोरस है P4, ये क्या है फास्फोरस। एक फास्फोरस में 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 4 फास्फोरस में 20 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। एक फास्फोरस में 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, सॉरी 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 5 फास्फोरस में 20 बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो क्या कर दीजिए 20 HNO3 यूज़ कर लीजिए। और ये जो फास्फोरस है ना फास्फोरिक एसिड बनाता है, तो 4 फास्फोरस है तो 4 फास्फोरिक एसिड बना दीजिए, तो 4H3PO4 ना। और प्लस जितने नाइट्रिक एसिड हैं उतने नाइट्रेट बन जाएगा, तो 20 NO2 ऐसे, प्लस जितने हाइड्रोजन हैं
सब वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पे ध्यान देना है कि 12 हाइड्रोजन यहाँ पे यूज हो गए हैं ना, 20 थे, 12 यूज हो गए, कितना बचा सिर्फ 8। 8 से क्या बनेगा 4H2O, इस तरह से। ठीक, सल्फर या सेट है ऐसे। अब एक सल्फर में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, तो 8 सल्फर में कितना होगा, एक सल्फर में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 8 सल्फर में कितना होगा 48 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो। 48 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे तो 48 HNO3 यूज कर दीजिए इसे। ठीक है, अब सल्फर का ऑक्सीडेशन करेगा तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगा ना, तो 8 है तो 8H2SO4 बना दिया। अब पहले बताया गया था कि जितना नाइट्रिक एसिड है उतना ही NO2 बनाएगा, तो 48 NO2 बना दिया ऐसे। और प्लस जितने हाइड्रोजन हैं सब वाटर में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो 48 हाइड्रोजन है, उसमें से 16 यहाँ पे यूज हो गया, 16 यहाँ पे यूज हो गया, तो कितने बचे अभी 32 बचे। 32 में कितना H2O बनेगा 16H2O, 16H2O, इस तरह से ऐसे। उसी तरीके से I3 है, एक आयोडीन में 7 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट प्रीडोमिनेट है। और इनर्ट पेयर इफेक्ट प्रीडोमिनेट होने की वजह से केवल 5 ही बैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भाग लेंगे। तो ये जो I2 है ना, ये जो आयोडीन है I2 है, तो इसमें कितने 7 ठो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, उसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट प्रीडोमिनेट है क्योंकि नीचे का एलिमेंट है। तो आप कितना यूज़ करेंगे 10 HNO3। और आयोडीन को जब ऑक्सीडाइज करता है तो आयोडिक एसिड बनाता है ना, 2HiO3 ना। और यहाँ पे 10 है तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 10NO2। और प्लस देखिए कुल 10 हाइड्रोजन है, 10 में से 2 यहाँ पे यूज हो गया, कितना बचा 8 में से 4H2O है, इस तरह से। तो ये ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन है HNO3 का। तो HNO3 सुपर एसिड है, सभी मेटल और नॉन मेटल को ऑक्सीडाइज कर देता है। नॉन मेटल को ऑक्सीडाइज करके क्या बना देता है, नॉन मेटल को ऑक्सीडाइज करके एसिड बना देता है, और मेटल को ऑक्सीडाइज करके क्या बना देता है नाइट्रेट बना देता है। बस छोटी सी ट्रिक याद करना है कि वेरी डाइल्यूट है तो N2O बनाएगा, डाइल्यूट है तो NO बनाएगा, और कंसनट्रेट है तो NO2 बनाएगा। तो इस तरह से इस वीडियो में बस इतना ही, शेष अगले वीडियो में। थैंक यू।